नमस्कार। आज हम कुछ अहम स्रोतों पर बात करेंगे जो भारत में नौकरियों और शिक्षा के हालात पर रोशनी डालते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन जटिल मुद्दों को थोड़ा खोलकर समझें कि असल में चुनौतियां क्या हैं और शायद क्या समाधान हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक आंकड़ा है जो मुझे काफ़ी सोचने पर मजबूर करता है। भारत की लगभग 50% युवा आबादी, मतलब आधी, उन्हें बाजार के लिए तैयार कौशल न होने की वजह से रोजगार के लायक ही नहीं माना जाता है ना। ये काफी गंभीर बात। बिल्कुल, ये आंकड़ा वाकई चिंताजनक है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। स्रोत बताते हैं कि हमारी जो लेबर फोर्स है वो हर साल करीब 2.5% बढ़ रही है। 2.5%? हाँ, लेकिन जो रोजगार पैदा हो रहा है वो सिर्फ 2.3% की दर से। तो ये जो गैप है, इससे बेरोजगारी 9% से ऊपर बनी हुई है। और इसमें भी एक और चिंता की बात जो दिखती है वो ये कि लगभग 86% कामगार तो इनफॉर्मल सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्र में। सही कहा। और हर साल करीब सोचिए 1.2 करोड़ युवा नौकरी के बाजार में आ रहे हैं। 1,20,00,000। जी, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में, संगठित क्षेत्र में नौकरियां बन रही हैं सिर्फ 20 से 30 लाख। तो ये फासला। ये तो सिर्फ संख्या की बात हुई, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ और, मतलब संरचनात्मक वजह भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत कई तरफ इशारा करते हैं। जैसे एक बात कही जाती है सख्त श्रम कानूनों की। इनसे कंपनियां शायद फॉर्मल हायरिंग में हिचकिचाती हैं। अच्छा। और एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है प्रीमैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रीमैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, समय से पहले औद्योगिकरण। इसका क्या मतलब है आसान शब्दों में? मतलब ये कि हमारी अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर की तरफ तो चली गई, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना वो दूसरे विकसित देशों में हुआ करता है। मतलब वो उस पैमाने पर नौकरियां नहीं बना पाया। और इसी से जुड़ा है एमएसएमईज का मुद्दा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। ये नौकरियां तो सबसे ज्यादा देते हैं। हाँ, ये तो हम सुनते हैं। लेकिन इनमें एक मिसिंग मिडिल की समस्या है। मतलब बहुत छोटी कंपनियां हैं या फिर बड़ी हैं, वो जो बीच की तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां होती हैं, उनकी कुछ कमी है। वो उस तरह से स्केल अप नहीं कर पा रही। और इसका सबसे ज्यादा असर तो फिर युवाओं पर ही पड़ रहा होगा। बिल्कुल, सीधा असर। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि 15 से 24 साल की युवाओं में बेरोजगारी 45% तक है। 45%? जी, और उससे भी बड़ी या उतनी ही बड़ी समस्या है अल्प रोजगार की, अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब काम तो है, पर या तो योग्यता से कम है या बहुत कम घंटों का है। वो करीब 62% तक बताया गया है। बाप रे। तो मतलब एक तरफ तो नौकरियों की कमी और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनमें कौशल की कमी। जैसा हमने शुरू में कहा था, आधे ग्रेजुएट रोजगार के लायक नहीं। ऐसा क्यों? यहीं पर हमारी शिक्षा प्रणाली की जो कमियां हैं वो सामने आती हैं। स्रोत बताते हैं कि हमारे सिस्टम में रटने वाली पढ़ाई, मतलब रोट लर्निंग, और शायद आउटडेटेड सिलेबस वो हावी है। अच्छा। इससे जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं या क्रिटिकल थिंकिंग, वो डेवलप नहीं हो पाती। एक स्रोत ने तो ये भी लिखा है कि भाई कई स्किल्स तो नौकरी पर ही सीखी जाती हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो वो सीखेंगे कैसे? ये भी सही बात है। अच्छा, और ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात होती है, उसका क्या हाल है? वो भी दुर्भाग्य से एक कमजोर कड़ी ही नजर आती है। NEP 2020 नई शिक्षा नीति, उसमें कक्षा 6 से इसकी बात जरूर है। हाँ, मैंने पढ़ा था। लेकिन असलियत यह है कि हमारी आबादी का सिर्फ लगभग 2.7% हिस्सा ही है जिसके पास फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग है। आप जर्मनी जैसे देशों से तुलना करें तो ये आंकड़ा बहुत बहुत कम है। और वो जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे PMKVY? हाँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कोशिशें तो हुई हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि उनमें भी प्लेसमेंट रेट्स कम है और इंडस्ट्री के साथ जो जुड़ाव होना चाहिए वो शायद उतना मजबूत नहीं है। और उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज का क्या हाल है? वहां भी चुनौतियां कम नहीं है। एक आंकड़ा बताता है कि 30% से ज्यादा फैकल्टी पोजीशंस खाली हैं। 30%? हाँ, लैब्स की हालत, रिसर्च का माहौल, इन सब पर भी सवाल उठाए गए हैं। यहाँ तक कि स्कूलों में भी, खासकर ग्रामीण इलाकों में, RTE लागू होने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और करीब 5 लाख शिक्षकों की कमी बताई गई है। और NEP 2020 का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी धीमा है। तो जब हम भारत की तुलना जर्मनी या दक्षिण कोरिया से करते हैं, जैसा कि कुछ स्रोतों में टेबल भी दी गई हैं, तो मुख्य अंतर क्या नजर आता है? साफ दिखता है। उन देशों में वोकेशनल ट्रेनिंग का सिस्टम बहुत इंटीग्रेटेड है, इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है।
वहाँ अर्न व्हाइल यू लर्न का कल्चर ज़्यादा मजबूत है, लेबर मार्केट ज़्यादा फॉर्मल है, जबकि भारत इन मामलों में काफ़ी पीछे दिखता है। तो ये सब सुन के तो थोड़ी निराशा होती है। क्या कोई उम्मीद की किरण भी है? उम्मीद तो हमेशा होती है। देखिए, NCAR का एक अनुमान है कि अगर सही दिशा में मतलब टारगेटेड तरीके से स्किल डेवलपमेंट और निवेश किया जाए तो भारत 2030 तक 35 करोड़ नौकरियां बना सकता है। 35 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा, लेकिन इसके लिए बहुत फोकस्ड ठोस कदम उठाने होंगे। ये अपने आप नहीं होगा। तो ये स्रोत क्या सुझाव देते हैं? मतलब मुख्य सिफारिशें क्या हैं? कई सारी हैं, लेकिन मुख्य तौर पर यही कि एक तो जर्मनी जैसा प्रभावी व्यावसायिक प्रशिक्षण सिस्टम बनाया जाए, दूसरा इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच का गैप भरा जाए, उनका सहयोग बढ़ाया जाए, तीसरा लेबर लॉज में ऐसे सुधार हों जिनसे फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां बढ़ें, चौथा जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको नई स्किल्स जैसे डिजिटल स्किल्स, AI वगैरह में रीस्किल किया जाए। और MSMEs के लिए? हाँ, उनके विकास के लिए नीतियां बने ताकि वो मिसिंग मिडिल वाली समस्या से उबर सकें और ज्यादा नौकरियां दे पाएं। और सबसे जरूरी, NEP 2020 को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर असरदार तरीके से लागू किया जाए। तो कुल मिला के सार यही निकलता है कि भारत एक तरह से दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एक तरफ नौकरियों की कमी है तो दूसरी तरफ हुनर की कमी। और अपनी विशाल युवा आबादी का लाभ उठाने के लिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं, उसके लिए शिक्षा और रोजगार दोनों ही क्षेत्रों में बड़े और तत्काल सुधारों की जरूरत है। आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं। सरकारी नीतियों और सुधारों के अलावा हम एक समाज के तौर पर कैसे इस सोच को बदल सकते हैं कि सिर्फ डिग्री ही सब कुछ नहीं है। असल हुनर, व्यावहारिक कौशल की ज्यादा अहमियत है। जरूर सोचिएगा इस पर।